नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियाई बाजारों से, उसके बाद हम बाकी ग्लोबल मार्केट से संकेत भी समझेंगे। साथ ही साथ आगे आपको ये भी बताएंगे कि आज खबरों के दम पर एक्शन कहाँ नजर आ रहा है, नतीजे कौन कौन से आए ओवर द वीकेंड, और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का एक्शन, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। एशियाई बाजारों से शुरुआत करें तो इस वक्त काफी मिलीजुली शुरुआत हो रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी लाल निशान में है, करीब 30 अंकों की गिरावट है एक्सजीएक्स निफ्टी में। निकाई के बाजार देखेंगे तो लगातार एक तेजी बनी थी। 1990 के बाद हमने ऊपरी स्तर पर जापान के बाजार को ट्रेड करते हुए देखा, लेकिन उसके बाद हल्की मुनाफा वसूली वहां पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार को देखेंगे तो यहाँ पर 80 अंकों की मजबूती है। कोरिया के बाजार 19 अंक ऊपर है और चीन के बाजारों में भी हर निशान में ही कारोबार हो रहा है। तो मिले जुले संकेत हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। एक्सजीएक्स निफ्टी कमजोरी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन निचले स्तरों से हल्की रिकवरी करने की भी कोशिश कर रहा है। आगे देखेंगे एक्सजीएक्स निफ्टी की चाल और कैसी रह सकती है। लेकिन शुक्रवार के दिन हमने बाकी मार्केट में देखा कि हल्की कमजोरी थी। वैसे संकेत वहां से भी मिले जुले आ रहे हैं। अब जो फोकस है वो पूरी तरह से डेट सीलिंग की चर्चा पर अब शिफ्ट हो चुका है, और इसी के साथ ही साथ रीजनल बैंकों को लेकर भी समस्याएं और जो चर्चा चल रही थी वो अब तेज हो चुकी हैं। हम एक एक करके आपके सामने ग्लोबल मार्केट के इंडिकेटर्स रखेंगे। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो शुक्रवार के दिन बाजार में कमजोरी थी, लेकिन ओवरऑल पूरा जो हफ्ता रहा वो काफी अच्छा रहा अमेरिकी बाजारों के लिए, क्योंकि डेट सीलिंग को लेकर जो चर्चाएं थी वो तेज हो चुकी थी और माना जा रहा था कि इस हफ्ते कुछ फैसला होगा, लेकिन शुक्रवार तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा कि एक कमजोरी देखने को मिली, ऊपरी स्तरों से गिरावट थी और शुक्रवार वाले दिन लाल निशान में अमेरिकी बाजार बंद हुए। अब इस बीच जो रिपब्लिकन पार्टी थी जीओपी, उनके साथ डेट सीलिंग की चर्चा पर, उनकी तरफ से डेट सीलिंग की चर्चा पर रोक लगाने के बाद हमने देखा कि बाजार में दबाव था। उनका कहना था कि व्हाइट हाउस के पक्ष काफी अनुचित हैं, अनरीजनेबल उन्होंने बताया। जो भी प्रेसिडेंट बाइडेन इस डील में नेगोशिएशन के जरिए जो भी अपने पॉइंट्स रखने की कोशिश कर रहे हैं उसको उन्होंने अनरीजनेबल बताया। इस वजह से दोनों ही पार्टी में कोई भी सहमति बनते हुए दिखाई नहीं दी पूरे हफ्ते, जो कि एक चिंता वाली बात है, क्योंकि अब धीरे धीरे डेडलाइन करीब आ रही है। और ऐसे में जेनेट येलेन ने कहा है कि 1 जून के पहले कोई ना कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। डेट सीलिंग को बढ़ाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कड़े कदम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के बयान आए। हालांकि आज वापस से प्रेसिडेंट जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच बैठक होगी। अब देखना होगा किस तरह का प्रोग्रेस यहाँ पर निकल कर आता है। लेकिन जो बयान निकल कर आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इस बीच मैकार्थी का भी कहना है कि प्रेसिडेंट बाइडेन डील के बजाय डिफॉल्ट के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है, और उनका कहना है कि अगले साल बाइडेन का बिलियन खर्च करने का भी प्रस्ताव है। टैक्स को बढ़ाने में कोई सहमति यहाँ पर नहीं बन रही है। तो दोनों पार्टियों के बीच चर्चा जारी है, आउटकम पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच रीजनल बैंकों को लेकर जो दिक्कतें हैं वो भी अब बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। और जेनेट येलेन ने बैंकों के एग्जीक्यूटिव के साथ बैठक की, और उनका कहना है कि अभी और भी बैंकों के मर्जर देखने को मिल सकते हैं, उसकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद हमने देखा कि रीजनल बैंकों में भी दबाव देखने को मिला। अब इस हफ्ते फेड मिनट्स और पीसी महंगाई, जो कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है इस आंकड़े को, ये आएंगे। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और इसके अलावा आज जेपी मॉर्गन चेज इन्वेस्टर डे अभी होने वाला है, तो उसमें क्या कुछ बयान निकल कर आते हैं बड़े निवेशकों की तरफ से, बड़े वॉइसेस पर हमारी नजर बनी रहेगी। यूरोप के बाजार से संकेत यहाँ पर मजबूती के ही देखने को मिल रहे हैं। एशिया में इस वक्त G7 समिट है, जापान में हो चल रहा है, तो उस पर हमारी नजर बनी हुई है। बॉन्ड मार्केट देखेंगे तो जेरेम पावेल के बयान के बाद, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब ब्याज दरों में जो तेजी से बढ़त हो रही थी उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा बढ़त देखने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब बैंकों से जुड़े जो दिक्कतें हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। क्रेडिट एनवायरनमेंट पर इसका असर पड़ रहा है। तो इन्फ्लेशन फोकस में रहेगा, इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितनी तेजी से वो बढ़त कर रहे थे वो क्वांटम नहीं दिखेगा। इसके बाद हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी आई, डॉलर इंडेक्स सपाट है अभी, लेकिन अभी भी 103 के ऊपर बरकरार है। सोने में हमने तेजी देखी, क्योंकि अब रिस्क मार्केट इन्वायरमेंट जो है वो बाजार में बढ़ रहा है, बैंकिंग सेक्टर में दिक्कतें बढ़ रही हैं। जेरेम पावेल के बयान भी आए, उसके बाद हमने सोने में तेजी देखी। कच्चे तेल में हल्की नरमी थी, क्योंकि डेट सीलिंग पर चर्चा अभी जो हॉल्ट हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में एक वीकनेस देखने को मिली है। तो पूरी तरह से फोकस है अब डेट सीलिंग से जुड़े प्रोग्रेस पर और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जो इस वक्त फेड चेयरमैन के बयान आ रहे हैं, जेनेट येलेन के बयान आ रहे हैं,
अभी फोकस उस पर भी शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब आगे किस तरह के प्रोग्रेस होते हैं इन तमाम मुद्दों पर, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ओवरऑल अगर क्यूज देखें तो काफ़ी मिक्स्ड आ रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। अब एफआईज और डीआईएस के अपडेट पर नज़र डालें तो कैश मार्केट में लगातार एक खरीदारी करने के बाद एफआईज ने बिकवाली की, करीब 113 करोड़ की है। आंकड़ा छोटा है लेकिन 113 करोड़ की नेट बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर। कैश मार्केट में डीआईएस ने 1071 करोड़ की खरीदारी की है। 565 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है इंडेक्स फ्यूचर में, और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 5630 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है एफआईएस की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे में भारतीय बाजारों में आज क्या करें। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और अब हम सीरीज की एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए ये समझ लेते हैं। और अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए रेलिगा एंटरप्राइजेस से। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। इटीना स्वदेश को कैसी रह सकती है 40 पूरे हफ्ते भारतीय बाजारों की, क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? या गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, लास्ट वीक तो हमने देखा प्रॉफिट टेकिंग का बायस मार्केट में भारी था, बट 18,050 ये पूजा एक क्रिटिकल लेवल था जो कि निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन पर रिस्पेक्ट किया और वहां से एक रिबाउंड देखने को मिला। तो अभी भी इंडिकेशन यही है, जब तक कि आप 18,050 को होल्ड कर रहे हैं तब तक पोजिशनल व्यू चेंज नहीं होगा, कॉज मल्टीपल सपोर्ट्स हैं उन लेवल्स के पास। तो आपको पॉजिटिव बायस ही मेंटेन करके रखना चाहिए। और दूसरी चीज ये पूछा कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में बैंकिंग में आपने काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखी थी, तो वो एक और दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है कि जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी पॉजिटिव जो टोन है मार्केट का वो बना रहेगा। तो निफ्टी के लिए 17,900 18,050 ये क्रिटिकल सपोर्ट एरिया होंगे। वहीं पे 310 से लेकर 400 का जो बैंड है वो आज के लिए कम से कम रेजिस्टेंस को राइट करेगा। वहीं पे बैंक निफ्टी में 43,300 43,600 ये जोन एक अच्छा सपोर्ट जोन है। वहीं पे 44,000 44,250 ये आपको रेजिस्टेंस करेक्ट करेगा। तो बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली आपको अगर इंडेक्स देखना है तो बैंक निफ्टी बेटर कैंडिडेट है, यहाँ पे आपको बाय इंडेक्स मेंटेन के रखना चाहिए। निफ्टी में थोड़ा सा अभी कॉशियस व्यू है, थोड़ा सा अभी बेटर है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दें। ठीक है, तो निफ्टी से दूर रहने की सलाह, बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर लग रहा है, उसकी रेंज आपको बता दी गई है। तो अजीत, फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है अशोक लेलैंड में फ्रॉम दी ऑटो स्पेस। यहाँ पे मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, तो 151 के स्टॉक के साथ करीब 162 तक के टारगेट के लिए इसको आप अटेंड कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। वहीं पे बिरला सॉफ्ट काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है पिछले 2 हफ्ते में, और ये वॉल्यूम्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो ये मोमेंटम इतनी जल्दी फेड आउट होने वाला नहीं है। काफी लंबे कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 356 तक के टारगेट नियर टर्म में नजर आ रहे हैं, इसमें 322 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, बिरला सॉफ्ट 356 का होगा टारगेट। अशोक लेलैंड 162 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं इन दोनों ही स्टॉक में। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति फिलहाल बाय कॉल्स की हैं, अभी आपको और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम शेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले चलते हैं शरद के पास और उनसे समझ लेते हैं कि ओवर द वीकेंड कौन कौन से अहम नतीजे आए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए, पहले तो रिजल्ट से शुरुआत करिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है अहम अर्निंग्स पे फोकस करते हैं, निफ्टी बेस्ड अर्निंग्स। जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे देखा जाए तो लार्जली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली और कमेंट्री भी स्पेशली डेट रिडक्शन में जो है प्रॉमिसिंग रही है। यहाँ पे मार्जिन्स पे देखें तो ऑफकोर्स एक वन ऑफ आइटम भी आया था, इसके कारण बॉटम लाइन नंबर्स जो हैं आपको इन्फ्लेटेड दिखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एनटीपीसी के नतीजे देखा जाए तो ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आई है। टॉप लाइन में थोड़ी सी मिस हुई है, लेकिन ओवर रिकवरी थोड़ी ऑफसेट हुई है क्योंकि प्रोविजंस में बढ़ोतरी देखने मिली, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है एनटीपीसी का स्ट्रॉन्ग आया है। पावर ग्रिड की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला, लेकिन जो कमिश्निंग का आंकड़ा था वो लगभग 7,400 करोड़ का था और जो गाइडेंस था वो 10,000 करोड़ रुपए का था। जोमेटो के स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। अब देखा जाए तो रेवेन्यू मिस किया एस्टिमेट्स, लेकिन पैट और एबिडा ये दोनों अबव एस्टिमेट्स आए हैं, तो इस पे जरूर फोकस रखेगा। डेविस लैब्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। रेवेन्यू और एबिडा अबव एस्टिमेट्स आया है और जो मार्जिन और पैट है वो लगभग इनलाइन रखा है स्ट्रीट एस्टिमेट से। अच्छी ग्रोथ नंबर्स आई है क्योंकि लोअर फ्रेट कॉस्ट देखने मिली और एक सिक्वेंशियल डिक्लाइन जो है आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट में देखने मिली है। बंधन बैंक की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, हालांकि टॉप लाइन बेसिस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी डी ग्रोथ आई है। डिलीवरी के गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ऑफ कोर्स लॉसेस तो स्वेल अप हुए हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं
एज कम्पेयर टू क्या एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे। जेके लक्ष्मी सीमेंट के ओवरऑल बहुत वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और यहाँ पे मार्जिन पे 780 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने मिला है। इसके अलावा स्टार सीमेंट्स के बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, अनुमान से बेहतर आपके बॉटम लाइन नंबर्स देखने को मिली है। सन टीवी नेटवर्क में जो है लगातार आप कह सकते हैं मल्टी क्वार्टर वीकनेस देखने मिल रहा है और यहाँ पे जो है EBITDA मार्जिन में 650 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स देखने मिली है नारायण हृदयालय में। यहाँ पे टॉप लाइन 30% का ग्रोथ आया है और अगर मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 24% का मार्जिन्स आ गया। लास्ट टाइम ये मार्जिन्स 20% के नीचे था। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है, लेकिन वेल्सपन एंटरप्राइजेज है यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। एमाइंस की बात करें तो बालाजी एमाइंस की जो है मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया जो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आई है और ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स मिला। और आखिरी स्टॉक जो रहेगा फोकस में वो है मुथूट फाइनेंस। ये यहाँ पे जो है आप देखिए ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। एनआई जो है इसमें अब अच्छी बढ़त हुई है क्योंकि गोल्ड एयू में बढ़त आई है, लेकिन एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी जो है डिटोरिएशन देखने मिली है। ठीक है, तो ये ढेर सारे नतीजे आए हैं, स्मॉल कैप से मिड कैप स्पेस से भी आए हैं और इसका रिएक्शन आज बाजार में देखने को मिलेगा। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से होंगे आज? जी बिल्कुल पूजा, तो पहले मैं कमेंट्रीज बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट होती है। जोमेटो के दीपिंदर गोयल जो सीईओ है, उन्होंने कहा है कि बिजनेस अगर क्विक कॉमर्स को हटा दे तो एडजस्टेड EBITDA पॉजिटिव हो चुकी है चौथे तिमाही में और ओवरऑल चाहती है कि आपके जो ओवरऑल पैट है उसको कंसोलिडेटेड बेसिस पे पॉजिटिव लाए अगले 4 क्वार्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है। मोटर्स की भी कमेंट्री आई है। मैनेजमेंट ने कहा है कि रॉयल एनफील्ड जो है एक यूनिकली डिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पे फोकस करने वाली है, जहां पे लगभग 1000 करोड़ का कैपेक्स प्लान्स रखा गया है। JSW स्टील की कमेंट्री में बात करें तो वो कह रहे हैं कि कोकिंग कोल प्राइसेस में जो है थोड़ी करेक्शन देखने मिली है और अब वो जो बेनिफिट होती है वो सेकंड क्वार्टर FY24 से देखने मिलेगी। याद रखिए कोकिंग कोल जो होता है एक रॉ मटेरियल होता है एक स्टील कंपनी के लिए। कैपेक्स लगभग 19,000 करोड़ का ईयर मार्क किया गया है। वेदांता भी आज फोकस में रहेगा, जो उनका सबसे पहला डिविडेंड FY24 का जो है आज ऐलान होने वाला। और याद रखिए ये डिविडेंड थीम प्लेइंग स्टॉक है, तो इस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। जम्मू कश्मीर बैंक आज फोकस में रहेगा। आज जो है जम्मू कश्मीर में G20 मीट स्टार्ट हो रही है, अब ये जो है मई 24 तक ये रहने वाली है। इसके अलावा है उषा मार्टिन, यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी रिवोक कर दी है 50% शेयर होल्डिंग, यानी कि लगभग 28 करोड़ शेयर्स जो थे ओवरऑल, उसमें जो है आप कह सकते हैं 15 करोड़ शेयर्स प्लेज में थे और उसमें जो है आप कह सकते हैं 8 करोड़ जो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग का रिमूव हुआ है। केपरी ग्लोबल का भी आज फंड रेजिंग का बात होगी, QIP या अदर मोड्स के ज़रिए हो सकती है, तो इस स्टॉक पे ज़रूर फोकस रखिएगा। पिरामल फार्मा को 0 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन आया है पीतमपुर फैसिलिटी में, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट। श्रेयस शिपिंग भी फोकस में रहेगा, यहाँ पे श्रेयस शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जो है डीलिस्ट करेंगे अपनी स्टॉक को एक्सचेंजेस से, तो इस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। BML जो है लोएस्ट बिडर आया है आपके बैंगलोर के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर, लगभग 3200 करोड़ का ये आंकड़ा है। बालाजी एमाइंस के CFO ने रेजिग्नेशन दिया हेमंत रेड्डी ने। और बाइकॉन को 0 ऑब्जर्वेशंस आया है आपके US FDA द्वारा आपके हैदराबाद फैसिलिटी में, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हालांकि उसी साइड अगर औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो उनको 4 ऑब्जर्वेशंस आए US FDA से, वो भी उनके API नॉन बायोटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यानी कि थोड़ी सी वीक सेंटिमेंट स्टॉक में देखने मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें आई हैं, अहम जोमेटो पर खासकर नजर रखिए। यहाँ पर नतीजा और नतीजों के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री, वेदांता जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते आयशर मोटर जैसे कंपनियों पर भी आप नजर रखिए। तो काफी अहम खबरें आई हैं और नतीजे भी ढेर सारे हैं। नतीजों का लास्ट लेग भी चल रहा है, तो उसके चलते फ्लोज काफी ज्यादा है, उसका आज पूरा रिएक्शन बाजार पर दिखेगा। थैंक यू शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन इन नतीजों पर, खबरों पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है, एक बार आपको ये भी सुनवा देते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम JSW स्टील के साथ। हम देख रहे हैं काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ओवरऑल अच्छे नतीजे थे स्टैंडअलोन बेसिस पर और सब्सिडरीज का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। मगर लार्जली ब्रोकरेजेस का कहना है कि प्रीमियम वैल्यूएशन है और कंपनी की हायर लेवरेज है पीएस के मुकाबले। तो ओवरऑल अगर हम देखें, बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से अंडर परफॉर्म की राय है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की राय है। मगर अगर हम देखें, बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना टारगेट प्राइस भी 685 से घटाकर 665 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा दिल्स लैब्स भी हमारे पर है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है
कि Q4 मार्जिन ने एक्सपेक्टेशंस को लैग किया है। मीनिंगफुल रिकवरी हालांकि वो सेकेंड हाफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है और इनफैक्ट उन्होंने अपना टारगेट प्राइस 3100 से बढ़ाकर 3250 प्रति शेयर पर कर दिया है। जोमैटो अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। कंपनी के जो Q4 का रिजल्ट जो हाईलाइट था वो था कि कॉस्ट कंट्रोल पर कंपनी ने काफ़ी मजबूत एग्जीक्यूशन किया है। नेट इनकम प्रॉफिटेबिलिटी पर विजिबिलिटी भी सुधरती हुई नजर आ रही है और ग्रोथ और प्रॉफिट आउटलुक भी काफ़ी सुधर रहा है। ओवरऑल Q4 की प्रिंट और कमेंट्री भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर रही है। बैंक ऑफ अमेरिका ने इनफैक्ट अपनी राय को भी अपग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय से खरीदारी की राय दी है। गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका दोनों ने ही अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है और मॉर्गन स्टैनली ने अपने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा टारगेट प्राइस 74 के साथ। डिलीवरी की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है, टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय दी है 370 के टारगेट प्राइस के साथ। स्टेबल इन लाइन रिजल्ट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। मार्जिन इंप्रूवमेंट अभी भी जारी है और इनफैक्ट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस मोमेंटम FY24 में भी जारी रहेगा। बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका ने न्यूट्रल की राय दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी 280 तक बढ़ाया है और जेफरी से भी खरीदारी की राय आ रही है। उनका कहना है कि ओवरऑल ग्रोथ जो लोन्स में और NII ग्रोथ जो दिखी थी वो थोड़ी वीक थी, आगे चलते हुए थोड़ी सुधर सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म अपसाइड का पोटेंशियल ज़रूर है मगर सस्टेन्ड री रेटिंग ट्रिगर को प्ले आउट होने में अभी भी थोड़ी देर लग सकती है। तो ओवरऑल इसी के चलते ये थे सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस जो आपके रेडार पर होने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बंधन बैंक आज फोकस में रहेगा और इसके अलावा JSW स्टील नतीजों के चलते यहाँ पर नजर रखिए। डीवीज लैब पर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। जोमैटो आज फोकस में है ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स के चलते। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन पर आज ब्रोकरेज हाउस की भी नजर है और इस पर इसके चलते एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए मार्केट की हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप से रवि देवरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना IT Now स्वदेश को। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करिए। यहाँ पर हमने देखा कि तेजी बनी है जिस तरह से में इस तरफ एक तरफ जो रिस्क का माहौल बढ़ रहा है उसके चलते अभी क्या करें? सोने चांदी में क्या आप और तेजी देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर में अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वो टैपिड मूव चल रहा है। पर्टिकुलर सिल्वर में थोड़ा जब से चाइना के इंपोर्ट के डेटा लो रहा है तब से वहां पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हालांकि गोल्ड में मुझे लग रहा है कि डाउन साइड काफी लिमिटेड है। पर्टिकुलर वहां पे मैं कॉन्ट्रैक्ट रेट लेना चाहूंगा। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि अगर 60,000 के जितने करीब मिले गोल्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिखना चाहिए। 59,800 का स्टॉप लॉस। अपर साइड मुझे लग रहा है कि एक बार 60,800 तक के लेवल आपको गोल्ड के जून कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए दिखेंगे। सिल्वर थोड़ा ट्रेडिंग के लिए अच्छा वर्क करे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी उछाल 2% तक की सिल्वर में आई थी, बट मुझे लग रहा है कि वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 73,700 के करीब है। तो वहां पे अगर ये लेवल पे मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेना है, सेल करना है। सिल्वर में डाउन साइड 72,500 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब जब तक 74,000 के ऊपर ना निकले आई थिंक सिल्वर में सेल ऑन राइज रहना है। वहां पे मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है वो शायद आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। ओके, तो सिल्वर में गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। प्रेफर करें वहां कोई ट्रेड ना करें, लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको लेवल्स बता दिए हैं। गोल्ड उसके सामने ज्यादा बेटर लग रहा है और लेवल्स भी आपको सुझाए। रवि, इसके अलावा क्रूड में क्या करें? क्रूड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी टेपिड मूवमेंट था। आज भी एक गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि जो WTI है उसमें 71 का काफी अच्छा सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में है और ये सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग पे वहां पे बाय करना है 5880 के करीब। 6,000 का इंट्राडे टारगेट रहेगा, 510 का स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है कि आज सेकंड हाफ में क्रूड में रिकवरी दिखनी चाहिए। पर्टिकुलर वहां पे जो सप्लाई रिलेटेड कंसर्न है वो धीरे धीरे ईज हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आगे थोड़ी भी अगर चाइनीज डिमांड को लेकर पॉजिटिव न्यूज आता है ये कॉमोडिटी अच्छा मूव पॉजिटिव दिखा सकती है। ओके, तो कच्चे तेल में खरीदारी करिए। 5,880 के पास अगर आए तब खरीदिए 6,000 के टारगेट के लिए। और रवि, आखिर में बेस मेटल्स में भी रणनीति शेयर करिए। वहां पर मौके कहाँ देख रहे हैं आप? बेस मेटल में थोड़ा मोमेंटम मिक्स रहेगा। चाइना की ओर से अभी कुछ ज्यादा पैकेज रिलेटेड अनाउंस नहीं है। हालांकि आज जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट है तो लग रहा है कि इसका फायदा शायद सिलेक्टिव बेस मेटल्स में देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलर कॉपर जहाँ पे सप्लाई रिलेटेड ऑलरेडी चिंता है, पर्टिकुलर डेफिसिट में कमोडिटीज होने की उम्मीद है, तो कॉपर में बाय करें 722 के करीब।
740 का 2 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट रहेगा। 715 के स्टॉप लॉस के साथ ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। हालांकि मुझे लग रहा है कि जिंक में थोड़ा बहुत सेलिंग का रिकमेंडेशन है। 226 के करीब जिंक सेल करे, 228 के स्टॉप लॉस के साथ 221 तक के टारगेट आपको जिंक में देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंट मिक्स है, इसे स्ट्रेटेजी मिक्स रखनी चाहिए। आई थिंक कॉपर एक बेटर बाय अपॉर्चुनिटी, वहीं जिंक में सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। ठीक है, तो कॉपर में खरीदारी करने की राय, जिंक में बिकवाली की राय रवि की तरफ से। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखते हैं इक्विटी मार्केट से। यहाँ पर सुबह जब अजीत से हमारी बात हुई थी, उन्होंने अपने दोनों ही स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह दी थी। इसके अलावा प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हैं उसमें भी अदानी पोर्ट पर आप नजर रखिए, 710 का होगा लक्ष्य मैस, और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 675 का, और मैस्टेक भी इनको अच्छा लग रहा है 2000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1800 का। और इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहले तो उन्होंने HCL टेक में खरीदारी करने की राय दी है। नजर रखिए 1140 के लिए स्टॉप लॉस होगा 1080 का। तो IT स्टॉक्स पे हमने शुक्रवार के दिन भी देखा था, काफी अच्छा मोमेंटम था, अभी भी आप नजर रख सकते हैं। और तेजी के लिए मिड कैप और लार्ज कैप दोनों ही काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं फिलहाल। और JSW स्टील, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय होगी, 715 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस ही सुझा रहे हैं 680 का। और सुबह जब हमारी अजीत से ये बात हुई थी, उन्होंने भी बिरला सॉफ्ट उनको अच्छा लग रहा था, वहां पर खरीदारी करने की राय दी थी। और इसके अलावा अशोक लेलैंड में भी 162 के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो जितने भी कॉल्स आए हैं सभी में आज बाइंग रिकमेंडेशन आ रही है हमारे एनालिस्ट की तरफ से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन सीधे चलते हैं यहाँ से मुंबई स्टूडियो, और अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। कहाँ पर नजर है आपकी, आज बाजार का सेटअप कैसा लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, ऐसा है कि फ्राइडे को तो बहुत ही शानदार रिबाउंड हमारे मार्केट से दिखाया। 2 दिन के गैप के बाद था, लोग क्वेश्चन करने लगे थे, संदेह कर रहे थे कि ये बाय ऑन डिप्स का जो माहौल है वो स्ट्रक्चर बदल तो नहीं गया है। लेकिन फ्राइडे को सेकेंड हाफ में एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग की बाउट आई और बाजार को ऊपर लेके गई। हालांकि ये FIs ने 16 दिन की लगातार बाइंग के बाद फ्राइडे के सेशन में कुछ सेलिंग की है। ये हफ्ता इंपॉर्टेंट होगा, एक तरफ तो एक्सपायरी है और दूसरी तरफ कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो US से आ रही है। डेट सीलिंग बढ़ेगी या नहीं, कौन से खर्चे कटेंगे। इनफैक्ट फेड गवर्नर साहब ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर एक तरह का दबाव बन रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आंकड़े हम डिस्कस करेंगे। अर्निंग सीजन भी खत्म हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है। ओवर द वीकेंड काफ़ी नंबर्स आए, स्पेशली मिड कैप के और कंज्यूमर टेक कंपनीज के। उन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रहेगी हमारी, क्योंकि बाजार इस हफ्ते रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। और ऑफ कोर्स जो रिप्लेसमेंट, नॉट डीमोनेटाइजेशन, 2000 के नोटों के रिप्लेसमेंट का प्लान, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे अपने शो में। लेकिन अभी हो गया है समय एक छोटे से ब्रेक का।